गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब रीढ़ की हड्डी नामक एक एकांकी नाटक का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक का नाम है श्री जगदीश चंद्र माथुर जी। पाठ का प्रारंभ करने के पहले हम लोग लेखक के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे और उसके बाद हम लोग पाठ का पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। सुपरिचित नाटककार जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ था। मतलब उन्होंने जन्म लिया था खुर्जा में, जो उत्तर प्रदेश में है, और शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रहण की थी। बचपन से ही नाटकों में रुचि होने के कारण स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में नाट्य लेखन, निर्देशन और अभिनय करते रहे। जगदीश चंद्र माथुर जी जो थे, उनको अपने बचपन से ही नाटकों में रुचि थी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रुचि थी, निर्देशन करने में रुचि थी और अभिनय करने में रुचि थी। इसलिए स्कूल में होने वाले, कॉलेजेस में होने वाले सारे नाटकों में ये पार्टिसिपेट करते थे, या कह सकते हो कि बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे। आगे चलकर भी यही शौक सृजन में परिणत हो गया। सृजन यानी रचना करने में इनका जो ये शौक था, नाटकों में भाग लेना, निर्देशन का काम करना, अभिनय का काम करना, आगे चलकर ये किसमें परिवर्तित हो गया? सृजन में यानी रचना करने में। जगदीश चंद्र माथुर जी के नाटकों में विविधता है, यानी उसमें अलग अलग प्रकार के उन्होंने नाटकों की रचना करी है। कुछ ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी नाटक भी लिखे। बहुत सारे ऐतिहासिक नाटकों की उन्होंने रचना करी है और उसके साथ साथ सामाजिक समस्याओं से जुड़े हुए, सामाजिक विद्रूपताओं से रिलेटेड नाटकों की भी उन्होंने रचना करी है। और ये सारे नाटक उनके एकांकी नाटक हुआ करते थे। एकांकी यानी एक अंक में समाप्त होने वाले नाटक। उनके कुछ व्यंग प्रधान एकांकी भी चर्चित रहे हैं, मतलब उनको भी प्रसिद्धि मिली है। व्यंग प्रधान मतलब उन्होंने तीक्ष्ण व्यंग किया है, किसी पर कमेंट किया है, ठीक है। इनकी प्रमुख कृतियां थी कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा इनका नाटक था, भोर का तारा और ओ मेरे सपने, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी नाटक की भी रचना करी है, जो आपके क्लास 9 के पाठ्यक्रम में है, और इसको अब हम लोग बहुत विस्तार से इस पर चर्चा कर करके इसको समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। रीढ़ की हड्डी नामक पाठ एक एकांकी है। एकांकी यानी एक अंक में खत्म होने वाला नाटक। ऐसे नाटकों का रंगमंचन होता है। रंगमंच में यानी स्टेज में ऐसे नाटकों को काफी प्रसिद्धि मिली हुई होती है, क्योंकि ये रंगमंच पे ही इनका प्रारंभ होता है और वहीं पर इनका अंत भी हो जाता है। एक बार में ही इनका प्रारंभ होता है और एक बार में ही इनका अंत हो जाता है। ऐसा ही एक नाटक है रीढ़ की हड्डी। इसमें इन्होंने नारी को सम्मानजनक स्थान न दिए जाने की समस्या का प्रभावी वर्णन किया है। इसका पात्र परिचय कुछ इस प्रकार है। अब मैं सारे पात्रों के विषय में, चरित्र के विषय में बताऊंगी, जिससे आपको पता चल जाए कि इस पाठ में कौन कौन से कैरेक्टर हैं, कौन कौन से चरित्र। उमा बीए पास एक चरित्रवान लड़की है। उसका चेहरा आकर्षक है और आंखों पर उसने चश्मा लगा रखा। रामस्वरूप जी उमा के पिताजी हैं। प्रेमा उमा की माताजी का नाम है। शंकर उमा को देखने आने वाले लड़के का नाम है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिताजी का नाम है और जो पेशे से वकील हैं। अब
एक और कैरेक्टर इनके इस परिवार में है, उसका नाम है रतन, और वो है घर का नौकर, और उसकी बहुत अहम भूमिका होती है। अब मैं पाठ के प्रारंभ की ओर जाती हूँ। बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पाठ में आए हुए जितने भी कठिन शब्द हैं, उनका मैं अर्थ आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, जिससे आपको पाठ को समझने में किसी भी तकलीफ का, किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। और उसके साथ साथ मैं एक एक लाइन का अर्थ बहुत अच्छे से बताऊंगी, और प्लीज आप लोग भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है, वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। अधेड़ उम्र मतलब वही लगभग 45 से 50 वर्ष की उनकी आयु लग रही है। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। किसी के साथ उन्होंने तख्त को पकड़ रखा है, उठा रखा है। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ा हुआ है। उनका जो नौकर था, नौकर का नाम था रतन, उसने तख्त का एक कोना पकड़ा हुआ है और दूसरा सिरा रामस्वरूप जी ने पकड़ा हुआ है। अब सारे कैरेक्टर मैं पढ़ूंगी, ठीक है, और सबके बारे में आपको समझाऊंगी। अगर क्लास में ये पाठ हम लोग पढ़ते तो अलग अलग बच्चों को अलग अलग कैरेक्टर दिया जाता है और वो अच्छे से पढ़ते हैं, समझ में आता है। लेकिन बेटा, इस समय मैं ही सिर्फ पढ़ूंगी और आप लोग इसको समझोगे। बाबू, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। नौकर, बिछा दूं साहब? बाबू जरा तेज आवाज में, जब वो कहता है बिछा दूं साहब, अरे भाई तख्त तो बिछाने के लिए ही लाए हैं। तो बाबू रामस्वरूप जी थोड़ी सी तेज आवाज में बोलते, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब। और ये पसीना किस लिए बहाया? मतलब तख्त को अगर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह लाए हैं तो हमें जरूरत ही है, तभी तो हम लेकर आए हैं, तो उसे तो तुम बिछाओगे ही, तो उसमें पूछने की क्या बात है? नौकर तख्त बिछाता है और हंसने की एक्टिंग करता है, ही। बाबू, हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। वो कहते हैं जब मैं तुम्हारी तरह जवान था तो मैं कसरतें करता था और कलसों से यानी घड़े से नहाता था लोटों की तरह। लोटा घड़े का ही एक बहुत छोटा रूप होता है। तो जैसे लोटों से उस समय लोग नहाते थे, उस समय मग का प्रचलन इतना नहीं था, तो सबके स्नान घर में लोटे होते थे। तो लोटों से जैसे लोग उस समय नहाते थे, तो वो बताते हैं जब मैं तुम्हारी तरह जवान था तो मैं उस समय कलसों से इसी तरह नहाता था। ये तख्त क्या चीज है? उसे सीधा कर, यूं। हाँ, मतलब इस तरह से सीधा करो। हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांगला। बहू जी यानी रामस्वरूप जी की पत्नी और उमा की माँ प्रेमा, ठीक है। इसके ऊपर बिछाने के लिए एक चद्दर भी। चद्दर वो लाना जो कल धोबी के यहाँ से आई है, वही। नौकर जाता है, बाबू रामस्वरूप इस बीच में मेज पोस्ट ठीक करते हैं। मतलब उनके घर में मेहमान आने वाले थे, बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे, तो वो अपने घर का जो ड्राइंग रूम था, बैठक का जो कमरा था, उसे बहुत अच्छे से साफ सुथरा कर रहे थे। एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं। झाड़न से मतलब साफ करने वाला जो कपड़ा था, या कह सकते हो डस्टिंग का जो कपड़ा था, उससे वो गुलदस्ते को साफ करते हैं। कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है, क्योंकि मालिक ने भेजा था नौकर को अंदर कुछ सामान लाने के लिए, बिछाने के लिए चादर और दरी। अब देखो प्रेमा को क्यों आना पड़ा? क्योंकि घर की मालकिन प्रेमा जो थी, वो मालिक की बात जो नौकर ने आकर के उनसे बोली थी वो समझ नहीं पाई थी, इसलिए उनको वहां पर आना पड़ा। चेहरे और आवाज से जाहिर होता था कि वो किसी काम में बहुत व्यस्त हैं।
काम में व्यस्त होना लाजमी भी था, क्योंकि उनके घर पे उनकी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर भी आ रहा है, खाली हाथ। भीगी बिल्ली की तरह यानी डरा हुआ। खाली हाथ क्यों आ रहा था? क्योंकि वो अपने मालिक की कही बात को समझ नहीं पाया था और मालकिन को समझा नहीं पाया था। बाबू साहब यानी राम स्वरूप और उनकी पत्नी यानी उमा की माँ प्रेमा दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं। अब प्रेमा बोलती है, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई है? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में, मतलब वो पूरा अपना वाक्य कह भी नहीं पाती और रामस्वरूप जी बीच में ही बोलते हैं, धोती? प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो, फिर ना जाने किस लिए। रामस्वरूप जी फिर उन्हें बीच में ही टोकते हैं और कहते हैं, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा कहती है, यही तो कह रहा था रतन। रामस्वरूप जी कहते हैं, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है, यानी ढक्कन लगा हुआ है। मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चादर आई है उसे मांग ला मालकिन से। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। वो अपने नौकर रतन को एक मीठी सी झिड़की देते हुए डांट लगाते हैं। प्रेमा कहती है, अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, फिर रतन बोलता है, और दरी भी? प्रेमा, दरी यही तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। वो कहती है, भाई यहीं पर तो रखी है, कोने में पड़ी भी है, आप लोग देख नहीं रहे हो? रामस्वरूप जी कहते हैं, और बीबी जी के कमरे से हारमोनियम भी उठा ला और सितार भी, जरा जल्दी से जा और जल्दी वापस आ। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर बिछी हुई दरी को सही करते हैं। अब प्रेमा क्या कहती, लेकिन मैं तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप जी कहते हैं, मुंह फुलाए? मतलब उनको थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि लड़की मुंह फुलाए क्यों पड़ी है भाई। वो कहते, और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो, मतलब तुम किस कम वक्त काम आओगी, तुम उसको समझाओ, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बात मानेगी। जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं, अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। मतलब बड़ी मुश्किल से मैंने इनको मनाया है, शादी के लिए तैयार किया है, बेटी को देखने के लिए तैयार किया है। अब तुम्हारी और उमा की बेवकूफी की वजह से अगर ये शादी ना हो तो मुझे दोष मत देना। अब प्रेमा जी कहती हैं, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन तो करके हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है, मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना जमाना ही अच्छा था। अब वो अपने जमाने की बात करने लगती। आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। स्त्री सुबोधनी एक पुस्तक का नाम है, जिसमें महिलाओं को कैसा होना चाहिए, कैसा आचार व्यवहार करना चाहिए, बड़ों का कैसे आदर करना चाहिए, है ना, घर पे अपने बड़ों की कैसे सेवा करनी चाहिए, इस बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन होता है। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी। प्रेमा जी किससे कहती? रामस्वरूप जी से, कि स्त्री सुबोधनी जो मेरे समय की बुक थी उसमें इतनी अच्छी अच्छी किताब बातें लिखी होती थी कि आजकल की बीए एमए की पढ़ाई की जो किताबें होती उसमें भी नहीं लिखी होंगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं, मतलब आजकल के जो बच्चे हैं उनके लक्षण ही अनोखे हैं, मतलब निराले हैं। रामस्वरूप अब थोड़ा सा मजाक के मूड में आते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, ग्रामोफोन बाजा होता है ना? प्रेमा कहती है, क्यों? रामस्वरूप जी कहते हैं, दो तरह का होता है। ग्रामोफोन बाजा जो होता है वो दो तरह का होता है। एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और जो दूसरा होता है वो परमात्मा का बनाया हुआ होता है। एक बार रिकॉर्ड चढ़ा तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। अब प्रेमा जी उनसे कहती, हटो भी,
तुम्हें भी ठिठोली ही सूझती, मतलब तुम्हें हर समय मजाक ही सूझता है। ये तो होता कि नहीं कि उस अपनी बेटी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। रामस्वरूप जी, तो हुआ क्या? अब प्रेमा कहती है, तुम ही ने तो कहा था जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। मतलब कितनी भी सुंदर लड़की हो, कितनी भी अच्छी लड़की हो, लेकिन अगर वो मेकअप ना करे, क्रीम पाउडर ना लगाए, तो उसे कौन पूछेगा। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा, पर उसे तो इन चीजों से ना जाने किस जन्म की नफरत है। मैंने जैसे ही ये सारी चीजें लगाने के लिए उससे बोला, वैसे ही वो आंचल से मुंह लपेट करके लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से, मतलब मैं तो उसे समझाते समझाते थक गई हूँ, लेकिन मैं उसे समझाने में असमर्थ हो गई। अब तुम ही जाओ और जाकर के उसे समझाओ। किसने बोला? प्रेमा ने। प्रेमा यानी उमा की माँ ने। रामस्वरूप, ना जाने कैसा दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। मतलब मेकअप की दुकानें लड़कियों की वजह से ही चलती हैं, लेकिन पता नहीं है कैसी लड़की है। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ पर रहती और इतनी परेशानी भी ना उठानी पड़ती। पर तुम तो, मतलब जो प्रेमा थी, कह सकते हो जो उमा की माँ थी, वो लड़की को उच्च शिक्षा दिलवाने में, या ये कह सकते हो उमा को उच्च शिक्षा दिलवाने की पक्षधर नहीं थी। वो चाहती थी एंट्रेंस यानी हाई स्कूल तक ही उसे पढ़ाते। लेकिन रामस्वरूप जी ने अपनी, उनकी भाई बेटा तो कोई था नहीं, सिर्फ बेटी थी, तो उन्होंने सोचा इसी को पढ़ा लिखा करके अच्छा योग्य और शिक्षित नागरिक देश का बनाए। अब क्या भाई, उन्होंने पढ़ाया, तो कहते तुम्ही ने तो पढ़ाया है। रामस्वरूप फिर बात काट कर कहते, चुप चुप, दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही ये बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मतलब पढ़ाई लिखाई की बातों को छिपाना था। वो नहीं बताना चाह रहे थे, उन्होंने इस बात को छिपाया था लड़के वालों से कि मेरी बेटी उच्च शिक्षा प्राप्त है। तो उन्होंने कहा कि तुम तो कहीं पर भी चालू हो जाती हो, कहीं पर भी शुरू हो जाती हो, हमें ये सारी चीजों का जिक्र बहुत ढंग से करना है। मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो, उनके आने तक तो ना जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा बोलती है, अच्छा बाबा, मैं ना बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना। बस मुझे तो मेरा काम बता दो, मतलब मुझे क्या करना है वो चीज मुझे बता दो। तुम्हें उन लोगों के सामने क्या चीज कैसे उनके सामने सर्व करनी है, उनको समझानी है, बतानी है, वो तुम जानो। तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो। रामस्वरूप जी बोलते हैं कि मतलब तुम्हारा काम यही है कि तुम उमा को किसी भी तरीके से तैयार कर लो। ना सही पाउडर वाउडर, वैसे कौन सी बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना आ गया। रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा इधर से। अब रतन तब तक चद्दर लेकर आ गया। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें भी बना दी हैं, फल रखे हैं ही, चाय तैयार है, टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन, ओ मक्खन तो आया ही नहीं। किसने बोला? प्रेमा ने। रामस्वरूप, क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानते हो कि मक्खन वाले की दुकान यहाँ से बहुत दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं, मतलब याद ही नहीं आती। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर से जो चपरासी से कहा था आने के लिए, तो उन्होंने भी बहुत सारे नखरे लिए, मतलब वो भी नहीं आए। प्रेमा कहती है, यहाँ का काम कौन सा ज्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक ही हो गया है, बाजा सितार भी आ गया है,
नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में एक ट्रे में मैंने रख दिया है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी। मतलब उसका मन था कि रतन को मक्खन लेने के लिए भेज दिया जाए, और यहाँ तो हम लोगों ने सब कुछ कर ही लिया है, और जो थोड़ा बहुत काम रह गया वो भी कर लेंगे। एक आध चीज खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा। 2 आदमी ही तो हैं। कौन बोलता है? प्रेमा बोलती है। रामस्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद उनका लड़का। देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, मतलब अच्छे से आए, अच्छी तहजीब से आए, है ना। ये लोग जरा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर। दकियानूसी ख्याल मतलब पुराने ख्यालात कि लड़की का पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। अगर लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी होगी तो वो घर के काम नहीं करेगी, अपने से बड़ों का आदर नहीं करेगी, अपने पति की सेवा नहीं करेगी, सास ससुर की सेवा नहीं करेगी। इस टाइप के पुराने ख्यालात और दकियानूसी ख्यालात उनके मन में थे। खुद तो पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। रामस्वरूप जी बताते हैं उनके बारे में अपनी पत्नी प्रेमा से कि भाई बहुत पढ़े लिखे हैं, वकील हैं पेशे से, सभा सोसाइटियों में भी जाते हैं, मगर चाहते हैं कि जो लड़की मिले वो ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा कहती और लड़का? रामस्वरूप जी कहते हैं बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है। मतलब बाप जो है लड़का उससे भी आगे है इन ख्यालात में। मतलब इस तरह की दकियानूसी ख्यालात उस लड़के के मन में अपने पिता से भी ज्यादा हैं। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है शादी का सवाल दूसरा है और तालीम का दूसरा। मतलब शादी एक अलग चीज हुई और तालीम यानी शिक्षा एक अलग चीज है। क्या करूं, मजबूरी है। मतलब अपना है, वरना इन लड़के वालों को और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। मतलब उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। किस पर गुस्सा आ रहा था? गोपाल प्रसाद पर और उनके बेटे शंकर पर। ठीक है, लेकिन उसी समय तब तक रतन आ जाता है। ओ अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था। जल्दी जल्दी बाबूजी बाबूजी, मतलब वो रामस्वरूप को आवाज देता है, बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है? रतन कहता है कोई आते हैं, मतलब कोई आया है। रामस्वरूप, दरवाजे से बाहर झांक कर, मतलब दरवाजे से बाहर देखते हैं, एक्टिंग करते हैं बाहर देखने की, और जल्दी मुंह अंदर करते हुए कहते हैं अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। मतलब वो लोग अब आ गए। नौकर पर जैसे ही उनकी नजर पड़ती है, किसकी? रामस्वरूप की। अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? क्योंकि रतन को काफी देर पहले उन लोगों ने कहा था कि जाओ मक्खन लेकर के आओ, लेकिन रतन उन दोनों की बातें सुनने लगा। तो वो कहते हैं तुमने तो सब चौपट कर दिया, अबे उधर से नहीं अंदर के दरवाजे से जा। नौकर से वो कहते हैं कि इधर से मत जा, तुम बाहर जाओगे और वो वैसे ही अंदर आएंगे, तो तुम इस दरवाजे से मत जाओ, अंदर के दरवाजे से चले जाओ। नौकर अंदर आता है और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। मतलब उमा को तैयार करने की जिम्मेदारी उन्होंने अपनी पत्नी को दे दी, उमा को समझाने की जिम्मेदारी उन्होंने अपनी पत्नी को दे दी, और ये जिम्मेदारी भी दे दी कि उसे इस चीज के लिए मना लेना कि वो उन लोगों के सामने थोड़ा सा गाना गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है, मतलब फंस जाती है। प्रेमा, ये बाजा वो नीचे ही रख गया है कमबख्त। प्रेमा किसको कमबख्त कहती है? रतन को। रामस्वरूप, तुम जाओ, मैं इसे रख देता हूँ जल्दी, मतलब मैं इसे रख देता हूँ, तुम यहाँ से जाओ। प्रेमा जाती है और बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ों पर दस्तक, दस्तक मतलब किसी के आने की आवाज आती है, किवाड़ों पर यानी दरवाजे पर। रामस्वरूप, आइए आइए। रामस्वरूप उनको अंदर आने के लिए कहते हैं, उनका
स्वागत करते हुए कहते हैं आइए आइए। बच्चों, इसके आगे का पाठ मैं आपकी अगली कक्षा में पढ़ाऊंगी। अब मैं इस कक्षा को समाप्त करने की घोषणा करती हूँ।